बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मशरूल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ठीक आप? ठाक खैरियत हैं, से हैं? ठीक बिल्कुल। ठाक हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज के हम डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें पाक फौज ने वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में खुफिया इत्तलात पर आज एक ऑपरेशन किया और इसके नतीजे में जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि दहशतगर्द कमांडर एहसान सनड़े और इसके 3 साथी मारे गए हैं। और ISPR के मुताबिक एहसान सनड़े गुज़श्ता दिनों जो शक्तू में किया गया था एक हमला, उसका मास्टरमाइंड था, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट नासिर और कैप्टन सभी शहीद हुए थे। खासतौर पर इस मौके पर जब गुज़श्ता रोज ही हमने देखा कि इंट्रा अफगान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हुए हैं और अफगान अमल जो है वो ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना शुरू हो रहा है, उसमें इंशाल्लाह कोई कामयाबी होगी। इस मौके पर ये इस तरह के वाक़यात का सामने आना, इसी पर हम बात करेंगे आज। और इम्तियाज़ साहब, ये खतरात तो बहरहाल पहले से मौजूद थे, खदशे का भी इजहार किया जा रहा था, क्या ये उसी खदशे का अमली मुजाहरा जो हुआ? जी देखिए, कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी का जो सिलसिला शुरू कर रखा है दुश्मनों ने, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, चाहे वो पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है या पुलिस है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो मुसलसल बलूचिस्तान से लेके वज़ीरिस्तान तक हमें एक एक उसमें कदर मुश्तरक नज़र आ रही है। वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए कि बहैसियत मजमूई तो पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई बेहतर हुई है। अगर आप देखें कि जो पाक फ़ौज ने ऑपरेशंस का जो सिलसिला शुरू किया था 2002-2003 में, उससे ले के आज तक मैं देख रहा था, बड़ी दिलचस्प एक कहानी है, दिलचस्प भी है, इंस्पायरिंग भी है कि ऑपरेशन अल मीज़ान शुरू किया गया 2002 से 2006 तक वो चला। फिर ऑपरेशन ज़लज़ला आया 2008 में, लेकिन उससे पहले ही बाजावर में ऑपरेशन शेरदिल शुरू हुआ था अगस्त 2007 में। वहाँ हमें भी जाने का मौका मिला जिस दौरान ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा। और ये उस वक्त US नेटो अफवाज के साथ मिल के पाकिस्तान की अफवाज वो ऑपरेशन कर रही थी। सरहद के उस पार उसको लॉयंस हार्ट कहा गया, हमारे फ़ौज ने उसको नाम दिया था शेरदिल। उसमें भी काफ़ी हमारे नौजवान जवान शहीद हुए थे, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारे दहशतगर्दों का सफाया किया गया। दोनों अमरीकी अफवाज ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिल के काफ़ी सरकोबी की थी टेररिस्ट की। फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरह ऑपरेशन राह हक, राह रास्त और राह निजात, जो कि 2009 से 2010 के दरमियान स्वात में शुरू हुआ, फिर वो जनूबी वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान से किसी हद तक फिर जो शिमाली वज़ीरिस्तान के जो पहाड़ हैं वहाँ तक तो पहुँच गए थे। बराह रास्त शिमाली वज़ीरिस्तान अभी नहीं गए थे। लेकिन इस बिल आखिर फिर जून 2014 में ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू हुआ। वो एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि नाजरीन को ये बताते चलें कि हो ये रहा था कि अमरीकी फ़ौज के सरबराह, उनके जो वज़रा हैं, वो भी बार बार ये कहते थे कि असल दहशतगर्दी का गढ़ शिमाली वज़ीरिस्तान है, आपको वहाँ पे हमला करना चाहिए। जब राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने बिल आखिर फिर फैसला किया कि अब हम मुकम्मल क़ुव्वत के साथ ये ज़रब अज़्ब शुरू कर रहे हैं। APS का फिर जब उसके बाद वो फिर दिसंबर में वाक़या हुआ, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है उसमें मज़ीद फिर शिद्दत आई। और उसके बाद अब देखिए कि ऑपरेशन रद्दुल फ़साद शुरू हुआ। जब जनरल बाजवा फ़ौज के सरबराह बने तो फरवरी 2017 में ये रद्दुल फ़साद शुरू हुआ। लेकिन उसका वो सिर्फ दहशतगर्दी तक महदूद नहीं था, बल्कि वो कराची से लेके वज़ीरिस्तान और खैबर तक उसका दायरा कार फैलाया गया। और उसका बुनियादी मकसद था कि जितना भी फ़साद इस मुल्क में बपा कर रखा है, इस मुल्क उन लोगों ने जो यहाँ पे अदम इस्तेहकाम के एजेंट हैं, जो यहाँ पे इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो उनके ख़िलाफ़। तो अगर आप गौर करें तो कोई 20 साल, तकरीबन 19 साल हो गए, उसमें जो एक्टिव ऑपरेशंस हुए हैं वो 8-9 साल थे जो भरपूर ऑपरेशंस हुए, और उनकी तादाद कोई 2 लाख के करीब पहुंच जाती है। इतने अगर आप
पूरे मुल्क का जायज़ा लें, उसमें कोई 2 लाख के करीब ऑपरेशंस हुए हैं, छोटे बड़े। अच्छा। और बड़ा एक ये जानलेवा कठिन सफ़र है जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने और लेवीज़ जो बलूचिस्तान में हैं, खासादार हैं, उन्होंने ये तय किया है, बड़ी जानों का नजराना अवाम ने बड़ा पेश सफ़र किया है। इम्तियाज़ साहब, एक दौर है मुझे याद है कि जब हम न्यूज़ में होते थे और आए रोज़ ऐसी खबरें आती थी और इतनी बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना शहीद होती थी, जाम बहक होती थी। जी, एक 2009, 10, 11 के दरमियान जो अदाद शुमार आए थे, उस वक्त ये था कि औसत निकाली गई थी, तो औसतन खैबर पख्तूनख्वा में हर 36 घंटे के बाद एक खुदकुश हमला होता था। क्योंकि आपको याद होगा कि 2007 में कोई 56 खुदकुश हमले हुए थे पूरे मुल्क में, और 2008 में उनकी तादाद बढ़ के फिर 90 हो गई थी, और 2009 में वो कोई 110 हो गए थे, और 2010 में मैं कोई 150 के करीब फिर पहुंच गए थे। और ज़्यादातर ये खुदकुश हमले जो थे खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और ये वो वक्त था जबकि टीटीपी, चूँकि दिसंबर 2 अब क्या पूछना चाह रही मैं पूछना आपसे ये चाह रही थी कि अभी हमने पिछले दिनों भी बात की थी कि तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो फिर से यूनाइटेड हो रहे हैं, तो अफगानिस्तान के मसले के लिए तो पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है और यहाँ तक लाने में भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है, लेकिन पाकिस्तान को जो अब खतरा है उसके लिए क्या अमेरिका के ऊपर और अफगान हुकूमत के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, उसमें बड़ी खुल के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात की है कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हो जाता है तो वो मिल के उन ग्रोहों के ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकते हैं जो इस ख़ित्ते में अमन नहीं चाहते, जो मुफ़ाहमत नहीं चाहते हैं, बल्कि स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। और स्टेटस को आपका मालूम है किसको सूट करता है? वो लोग जो वॉर इकॉनमी से, यानी जंगी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं, जो हंगामी वज़ीर बन गए हैं, हंगामी तौर पे उनको बड़े बड़े ओहदे मिल गए हैं, या फिर ड्रग माफिया है। आपको मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान को कहा जाता है नार्को स्टेट। नार्को स्टेट का मतलब है कि वहाँ मनशियात पैदा होती हैं। आज भी दुनिया भर की जो सप्लाईज़ हैं उसका कोई 80% से ज़ायद जो मनशियात हैं वो अफ़गानिस्तान में पैदा होती हैं। तो ये तो सियासी हल है या किस तरीके से इनको हैंडल किया जाना चाहिए? वो सियासी हल इसका कोई नहीं, इसका इक्तिसादी हल है। इक्तिसादी हल उसी सूरत में होता है जब अमन की हालात पैदा हों, कोई सरमायाकारी हो, बाकायदा रोज़गार के मौके पैदा हों। हम जो बात कर रहे थे टीटीपी की, क्योंकि ख़तरा इस वक्त जो जिस तरह पाकिस्तान को है, मुसलसल है। अभी टीटीपी चूँकि दिसंबर 2007 में बनी, उसके बाद 2-3 साल तक ज़बरदस्त तरीके से उसने पाकिस्तान की रियासत को कचोके लगाए, बहुत लोगों को इन्होंने शहीद किया। लेकिन हकीमुल्लाह महसूद को जब मारा गया 2013 में, मेरा ख्याल है 1 नवंबर को मारा गया था, उसके बाद से फिर टीटीपी तितर बितर हो गई। जमातुल अहरार इसमें से निकल आई, इसमें से जब अहरारुल हिंद निकल आई, उसी में से लोग थे जो कि दाइश के फिर अलंबरदार बन गए। लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि टीटीपी बुनियादी तौर पे जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद इलाके से उसका ताल्लुक़ था। जितनी उसकी मरकज़ी क़यादत थी सारी महसूद इलाके से आई थी। जो दाइश वाले लोग थे वो भी उसमें पहले शामिल थे, लेकिन उनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ था औरकज़ई एजेंसी से। सही। और नवंबर 2014 में ये फिर चूँकि ऑपरेशन ज़रब शुरू हो चुका था, तो उस दबाव में आके काफ़ी सारे इनकी तादाद जो थी, सईद औरकज़ई इनका जो सरबराह था वो भी अफ़गानिस्तान चला गया। तो अभी जो सूरत हाल है, बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ नामों से इन्होंने एक लिहाज से फ्रेंचाइज बने हुए हैं। टीटीपी एक पहले बन गई थी बड़ी कंपनी, लेकिन उसके बाद फ्रेंचाइजेज हो गए। अब दोबारा उन्होंने इकट्ठे होने की कोशिश की है, और उसकी बुनियादी वजह यही लगती है कि जो इस इलाके में लोग अमन नहीं चाहते, जो जंग जारी रखना चाहते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उसकी वजह से उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक जैसे
मंसूबे हैं उससे जुड़े हुए उन पे अमल दरामद ना हो, उनको दोबारा इम्तियाज साहब बड़ा किरदार है, जाहिर है कि तो मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो ग्रोह इस वक्त सरगर्म है और जिन्होंने बाकायदा एक ख़ास पैटर्न के तहत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया हुआ है, वो प्रॉक्सी हैं, यानी आलाकार हैं। किसके आलाकार हैं वो एक बड़ा वाजे अमेरिका तो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका तो उन सबको बातचीत करने पे मजबूर कर रहा है अफगानिस्तान में। भारत अब उनके पब्लिकली वो कह चुके हैं कि तालिबान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, ये दहशतगर्द हैं। फिर उनके ही हम ख्याल लोग अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, बड़े आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनका भी ये कहना था कि तालिबान दहशतगर्द हैं और इनके साथ इनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। तो अब बड़ी दिलचस्प बात है कि जो अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने कोई 2 रोज़ कबल एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उनसे किसी ने पूछा कि अफ़गानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह पे ये हमला हुआ है, कातलाना हमला कोई 4-5 दिन पहले, और आपकी नज़र में ये कौन हो सकता है इस हमले में मुलविस। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने अमरुल्लाह सालेह पे हमले की मज़म्मत की है, हमें नहीं मालूम कि इस हमले में कौन मुलविस है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त दाइश समेत बहुत सारे दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म अमल हैं, और हमें ये भी मालूम है कि तालिबान भी दाइश के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, यानी और इसी वजह से चीन, रूस और पाकिस्तान ने भी उनकी हिमायत की, और ग़ालिबन यही वजह थी कि अमेरिका ने भी बिल आखिर इसी में आफियत समझी कि तालिबान के साथ बातचीत करके उनको काबुल हुकूमत के साथ बिठाया जाए ताकि ये मिल के इसके ख़िलाफ़ दाइश और जो भी यहाँ पे दहशतगर्द हैं, क्योंकि ये प्रॉक्सी हैं, किसी के बिहाफ पे, किसी के इमा पे ये इन्होंने ये ज़ाहिर एजेंडा से मुख्तलिफ जिनके ऊपर ये सहूलतकार के तौर पे एक तरह से तो वो सहूलत को इस्तेमाल किया जाए। जी, तो बुनियादी तौर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टेरर हैं, ये लोग जो यहाँ भी काम कर रहे हैं इस तरह के, या अफ़गानिस्तान में भी, बल्कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये बात भी बड़ी अच्छी कही कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान अफ़गानिस्तान में जितने तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं उसकी गालिब अक्सरियत की ज़िम्मेदारी दाइश ने ली है। यानी दाइश उभर के सामने आया है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर के, एक ऐसे के अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले ग्रोह के तौर पे। अब ज़ाहिर है किसी के इमा पे कर रहे होंगे, यही हाल टीटीपी वाले भी है, उनका भी है कि यहाँ जो कुछ वो कर रहे हैं वो किसी तरीके से भी उसकी कोई लॉजिक नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे इंतशार फैला जाए, बेयकीनी फैलाई जाए और उस इदारे को टारगेट किया जाए जिसने गुज़श्ता 15-16 बरसों में ज़बरदस्त इनको कचौके लगाए हैं। वो पाकिस्तान आर्मी है, वो पैरामिलिट्री है और पाकिस्तान की पुलिस है। आपको मालूम होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में भी कोई 1200 के करीब पुलिसमैन वहाँ पे शहीद हुए हैं इस नौयत के हमलों में। तो इन सब ने मिल के जो काम किया है और जिस अंदाज में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स ख़ास तौर पे गुज़श्ता 5 बरसों से फ़ाल हुए हैं 4 सूबों में और साबका कबायली इलाकों में, तो उसमें काफ़ी इनको ज़रब पहुंचाई है। अब जो इनके हैंडलर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। आसान यही है कि जी कभी 2-3 हमलावरों को इधर से भेज दें, उधर से भेज दें, लेकिन शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसलिए कि जितना नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और उतना ही पाकिस्तान को तजुर्बा भी हासिल हुआ है, उतनी ही पाकिस्तान को चीन से, रूस से और अब तो ईरान से भी मैं समझता सपोर्ट हासिल हुई है। सो शायद पाकिस्तान की फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसने अपनी सरजमीन पे रह के अपने ही इलाके के लोग जो कि गुमराह हो गए थे, किसी के आलाकार बन गए थे, उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। इस कामयाबी को आप नलीफाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उनको नुकसान जो हुआ है प्रॉक्सी टेररिस्ट को और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको, कि मई 2018 में वो इलाके जिनको ये इस्तेमाल करते थे अपने आलाकारों की तरबियत के लिए, अब वो कौमी धारे में शामिल हो गए। तो जो मई 2018 में 7-8 दिन के अंदर अंदर जिस तरह करारदाद पेश हुई और बिल आखिर 31 मई 2018 को फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया। उसके 1 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद अब उनके नुमाइंदे सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था
जो कि इन तमाम इन दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके नीचे से आपने कालीन खींच लिया। और इसके साथ अभी जो वहाँ पे फेंसिंग हो रही है जिस तरह, यानी एक जदीद किस्म की बाड़ लगाई जा रही है ड्यूरेंट लाइन पे, जिसको हमें बॉर्डर कहना चाहिए। अफगान अभी भी इस बात पे बहुत चिढ़ते हैं जब हम बॉर्डर कहते हैं, वो कहते हैं ये बॉर्डर नहीं है, ड्यूरेंट लाइन है। तो हमने उन्हें ये कहा कि आप इसको जो मर्जी कह लें, हम भी वीज़ा लेके आते हैं अफगानिस्तान, आप भी वीज़ा लेके पाकिस्तान आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोई बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। तो वो जो फेंस लग रही है कोई तकरीबन 2500 किलोमीटर तवील होगी, उसमें से 1400-1500 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। और ये पाकिस्तान की फ़ौजी सरबराह ने हमें बताया गया कि अमरीकियों को भी वाज़े कर दिया था कि हम ये फेंस बना रहे हैं, कोई 12 फुट चौड़ी है मेरा ख्याल है, इसकी चौड़ाई 12 × 6 फीट। और उन्होंने कहा कि हम ये फेंस लगा रहे हैं और आप हमें फिर ना कहिएगा कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसमें सर्वेलेंस के भी पॉइंट्स हैं, यहाँ से बाकायदा चेक हो सकता है सैटेलाइट के जरिए भी, सब कुछ पता चल जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हम पूरी कर रहे हैं। अब जो ताउन हमें चाहिए अमेरिका और अफगान हुकूमत से, क्योंकि इस वक्त उनके लिए अफगानिस्तान में अमन जो है वो नागुज़ीर है, सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों 2 पाकिस्तानी हिंदू ख़ानदान जो हैं वो भारत से वापस आए और उन्होंने मोदी हुकूमत के जुल्म सितम की जो दास्तानें सुनाई हैं, उसी के हवाले से हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। एहसान फरामोश, आखिर तुमने उसे फरार करवा दिया। बच्चे हो तुम अभी। अर्तुगरुल ने जो भी कहा उसके ईमान की ताकत है वो। और आइंदा से किसी ने भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उस शख्स के सर पर आसमान ढा देंगे हम। उम्मीद करता हूं कि तुम इस मामले में मुलव्विस नहीं होगी हायमा। देखो तो इन गद्दारों ने तुम्हारे ही सिपाहियों की जान बचाई। अगर अर्तुगरुल का सर कलम ना किया गया तो फिर ये जमीन उसकी हो जाएगी। मैं अपनी अमानत लेने जाऊंगा। जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा मैं हरदम, और ये कि मेरी तलवार अदल के रास्ते पर पूरा उतरेगी हमेशा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान से भारत मुंतकिल होने वाले गुज़श्ता बरस यहाँ से कुछ ख़ानदान गए थे और उन्होंने अब जो वापस आए हैं, 2 ख़ानदान हैं 14 लोगों पर मुश्तमिल, और उन्होंने वापस आके बताया कि उस वक्त तो हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए, एक साजिश के तहत हमें हिंदुस्तान बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर सिवाय ज़िल्लत के हमें और कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस पे उन्होंने मज़ीद जो गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल में अगर आप उन्हीं के अल्फाज और उन्हीं की ज़बान से सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी हुकूमत के झांसे में आकर भारत हिजरत करने वाला हिंदू खानदान वापस पाकिस्तान आ गया। खानदान का कहना है कि भारत में कसम पुरसी की जिंदगी छोड़कर वापस अपने वतन आ गए हैं। वहाँ जाकर अपना मुल्क छोड़ते हैं ना, उसको पता पड़ता है। वहाँ जाकर कुछ नहीं मिलता है। वहाँ देखो तो जंगलों में रहना पड़ता है, फिर जैसे फालतू जगह पड़ी होती है वहाँ पर रहना पड़ता है। वो बहुत दिक्कत में आते हैं लोग। बस वो उन्होंने ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। हमने बोला हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। हम 8 महीने के हमारा वीज़ा है,
एयरजेट बनाया, हमने बोला हम वापस जाना चाहते हैं, 5 मिनट नहीं रहना चाहते। ना बिजली, ना घर, ना रोटी, ना पानी। कमाने के लिए जाए 100 रुपया 150 कमे, उससे क्या पेट पानी बने। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमन है। हम सारी जिंदगी इधर पाकिस्तान में गुजारी है, हमारे सारे अपने सारे पाकिस्तान में ही गुजार के मर गया। याद रहे कि इंडिया की रियासत राजस्थान के जिला जोधपुर में एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल किया गया। ये खानदान 2015 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ था। इस खानदान का एक ही फर्द 37 साला केवल राम जिंदा बचा। हिंदू खानदान का ताल्लुक सिंध के जिला सांगड़ ताजन डाहरी गांव से था। खानदान का सरबराह बुढ़ा भील भी हलाक होने वालों में शामिल था। मरने वालों में केवल राम के वालिदैन, एक भाई, 3 बहनें, एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। हिंदू इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को भी बर्दाश्त नहीं करते। हमने यहाँ पे जन्म लिया इस धरती पे, और हम इसी धरती के, क्योंकि जो जहाँ जन्म लेता है वो वही धरती का, फिर वो कहीं भी जाके दुनिया के किसी भी कोने में रहे। तो हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा देश है, वतन है, और हमें यहाँ का हवा पानी अच्छा लगता है, और इसको हम भुला ना सके। वहाँ इतने दिन रहे लेकिन भुला ना सके, सीधी सी बात। आज भी हम इनको एक देखते हैं, अभी भी एक अपने को खुशी महसूस करते हैं। जाहिर है वो बेचारे गए थे कोई उम्मीद लेके कि हम वहाँ ज़्यादा खुश होंगे, रोज़गार मिलेगा उनको, कुछ ये और कुछ उन्होंने फील किया होगा कि शायद उनके रिश्तेदार उनकी मदद करेंगे, वो उनको नहीं मिला, और ये मिलता भी नहीं है। जो आदमी अपना घर छोड़ता है उसको मुश्किलें दरपेश आती हैं। बेहतर ये है जहाँ है उसको उधर ही, अगर कोई तकलीफ है तो रिल मिल के अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिल के अपने प्रॉब्लम हल करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सारी सहूलतें हैं। पाकिस्तान की अदालत में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की शरीमती मुखी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसने दरखास्त दी है कि मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जाए। ये रिपोर्ट आपने देखी, और ये 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया और वो वापस आए हैं, पाकिस्तान से गए थे, और दूसरे कुछ लोग हैं जो वहाँ गए और उनको कत्ल कर दिया गया, और उसके हवाले से मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया पाकिस्तान में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर कृष्णा कुमारी साहिबा। बहुत शुक्रिया कृष्णा कुमारी साहिबा आपके वक्त के लिए। जी कृष्णा साहिबा, एक तो आपने गुफ्तगू भी सुनी है इन तमाम लोगों की जो वापस आए हैं पाकिस्तान, और हम देखते हैं कि एक तो ये पाकिस्तानी होने की वजह से इनके ऊपर इस तरह से इनके साथ ये सलूक किया गया। दूसरे सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं, वहां पर तो हम देख रहे हैं कि अपनी हिंदू बरादरी के साथ और वहां पे अपने इंडियंस के साथ जो निचली जात के लोग हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो ये इस पे आपकी क्या राय है? आप जाहिर है पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे रहती हैं, पली बड़ी हैं, तो इस फर्क को कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये जो अभी जो बात से जो वापस पाकिस्तानी जो हमारे कुछ गए हुए थे, जो वापस 2 फैमिली थी, और ये थे गेदड़ी कबीले के लोग थे। ये है खाना बदोश जैसे लोग होते हैं, उन कबीले से थे। और ये जो वापस आए हैं, यही एक बड़ी वो आप हमारे पास सबूत है कि जो इंडिया का जो सेक्युलर जो चेहरा था वो बेनकाब हुआ है। मोदी का जो सेक्युलर का जो निकाब पहन के मोदी जो दुनिया में घूमता है और दुनिया को जो दिखाता है वो बेनकाब हुआ है। क्योंकि ये लोग ज़ाहिर इनको कोई यहाँ पे भी कोई हो सकता है, कोई उनको कोई मसाइल पेश हुए हो तो वो उनको देख के वो इंडिया की तरफ वो गए होंगे, इंडिया का शिफ्ट हुए होंगे। क्योंकि यहाँ कम्युनिटी बेस पे या समाजी या इस तरह के कोई भी मसाइल तो हो सकते हैं, ये तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये आपस में 2 भाइयों के भी आपस में मसाइल होते हैं। तो ये लेकिन जो वहाँ गए हैं लोग, वहाँ इंडिया में जाके वो सिर्फ इसी बेस पे उनको वहाँ उनके इस तरह का उनको साथ सलूक किया गया कि वो एक पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं। तो आप क्या समझती हैं कृष्णा कुमारी साहिबा के जो भारत में अपने साथ किए गए सलूक की ये बात कर रही हैं, इसमें किस कदर हकीकत है? बिल्कुल इसमें है, बिल्कुल ये तो मेरे ख्याल ये तो कम बयान कर रहे हैं, और इससे ज्यादा बदतर हालत है वहाँ के
खास करके जो एक जो रिपोर्ट में भी आपने जो दिखाया, जो 11 लोग जो केवल राम को जो उनके जो फैमिली के जो लोग थे उनकी डेथ हो गई, और वो लोग जो वहां भी रह रहे हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, और वो लोग वापस आना भी चाह रहे होंगे, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे पा रहे उनके पास, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो अपना किराया करके वापस जाए। क्योंकि ये जो फैमिली दो वापस आई है वो बता रही थी कि उनके पास खाने पीने की भी 2 वक्त की उनको रोटी भी नहीं मिलती थी, और जो उनके पास पैसे थे या उनके पास थोड़े बहुत जो जेवरात थे वो बेच के कुछ दिन उन्होंने कुछ अरसा उन्होंने गुजारा किया, और फिर ये हालत हो गई थी कि उनको बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ना उनको आजादी से घूम फिर सकते थे, ना अपनी वो जो रिलीजियस जो जगह है वहाँ पे जा सकते थे, या उनके मतलब हर 24 घंटे इनके ऊपर नजर रखी जाती थी, और इतना उनको 2 नंबर का शहरी उनको उनके नेशनलिटी तो उनको मिली थी, लेकिन उनको कभी उन्होंने उनका शहरी उनको समझा ही नहीं था भारत को। अच्छा चलें, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि इसको भारतीय हुकूमत ने या भारतीय इदारों ने एक सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन ये आप तो चूंकि आपका ताल्लुक सिंध से है और आपकी जमात भी वहाँ पे तवील अरसे से हुक्मरान है, जो जिन बातों का बहाना बना के या जिस बहाने से यहाँ से कई हिंदू गए हैं, या मीडिया में भी इल्ज़ामात आते रहते हैं कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि वो खुद को गैर महफूज समझते हैं, और अगर समझते हैं तो उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या किया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई वो जा रहे हैं तो वो कोई जो बिजनेसमैन है या इस तरह के जो लोग हैं, या वो जा रहे हैं, या कोई या कोई जैसे आपको सब जैसे तो आप जो कम्युनिटी के बेस पे जो मसाइल होते हैं आप सबको पता है कि अगर दो भाइयों में भी आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो इस तरह का को लेके अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो मैं उनसे विनती करूंगी, गुजारिश करूंगी कि खुदारा आप अपनी धरती ना छोड़े, और वहाँ चलो अपनी धरती छोड़ के जाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सही। अच्छा कृष्णा कुमारी साहिबा, अब जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, ये लोग वापस आए हैं, इनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए जाहिर है आप रिप्रेजेंट करती हैं इस कम्युनिटी को, क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, उन्होंने डीसी ऑफिस में उनको बुलाया था, और उनके पूरे तरीके से उनकी हर तरीके की जो सपोर्ट है वो की जा रही है, और उनको क्योंकि वो थोड़ा जो उनके वहाँ जो हालत थे वो उसको देख के फिर उनको पुलिस की सिक्योरिटी भी उसको इनको दी जा रही है, और जो भी उनको जो सपोर्ट है वो तमाम सिंध हुकूमत उनके साथ वो कर रही है। बड़ी अच्छी बात है। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूंगी कि जो 11 पाकिस्तानी कत्ल किए गए हैं वहां पर भारत के अंदर, उसके हवाले से जो उनके खानदान की यहाँ पे खातून है जिन्होंने मुकदमा भी दायर किया है, वो ये कहती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ आलमी अदालत में पाकिस्तान को जाना चाहिए, तो आप इस पे क्या कहती हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी कहूंगी कि इनकी भरपूर तरीके से इनकी सपोर्ट की जाए, और हम सब उनके साथ हैं, और बिल्कुल उसको जो मोदी का जो चेहरा है वो असल जो निकाह पहन के जो बैठा हुआ है सेक्युलर मजहब का, और जो सेक्युलर तो वो दुनिया को दिखाना चाहिए और दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो हम सब का फर्ज है कि उनके साथ खड़े हों, और इनकी सपोर्ट में उनके जो हमारे पाकिस्तानी की तरफ से जो भी सपोर्ट है कि हम उनको करनी चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया कृष्णा कुमारी साहिबा आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, चाहे कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, ये पाकिस्तान उनका मुल्क है और वो सब पाकिस्तानी हैं, तो उनके साथ सलूक जो है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे किसी भी शख्स के साथ, किसी भी पाकिस्तानी के साथ। बिलाशुबा हमारा आइन का आर्टिकल 25 है, उसमें सबके लिए बराबरी के हुकूक का जिक्र किया गया है, उसको इक्वल सिटीजन राइट्स कहते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड रखने वाला हर मर्द और औरत बराबर के हुकूक रखता है, किसी के साथ तमीज़ नहीं की जानी चाहिए। और कुछ हकीकतें हैं वो हमें कबूल करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान के सिर्फ हिंदू बरादरी के साथ नहीं है, बाज़-औक़ात क्रिश्चियंस के साथ भी, खुद मुसलमानों के साथ। तो आपको मालूम होगा कि जो तौहीन रिसालत का कानून है उसमें ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं या जेलों में मुकदमात का सामना करने, वो खुद मुसलमान हैं। यानी मुसलमानों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकदमे कर रखे हैं, हालांकि बुनियादी तौर पे कई दफ़ा वजह ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई जायदाद का झगड़ा होता है, और उसमें बदला चुकाने के लिए
उन पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और यानी ये सिर्फ कोई अक़लियत की या किसी मजहब की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये तो कानून पे अमलदारी ना होने का एक मसला है जो सबके साथ है। जी, बुनियादी तौर पे चूँकि कानून पे अमलदारी नहीं है, सज़ा का मिलना यकीनी नहीं है। बिलाशुबा हमारे जो गैर मुसलमान अक़लियतें हैं उनको कुछ मसाइल का सामना है, हमें उससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि आंखें अगर बंद कर देंगे तो उनके मसाइल का मदावा नहीं होगा, और मसाइल का मदावा नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है ज़रा इब्लाग में भी सामने आएगी, हमें फिर उसकी तरदीद करते हुए तकलीफ़ होगी। तो उससे बेहतर है, उस तकलीफ से बचने के लिए अच्छा है कि हमारे जैसे कृष्णा कुमारी साहबा थी, इनकी अब चूँकि पार्टी है, बरसर इक़्तिदार है, या दूसरे इलाकों में दूसरे सूबों में भी गैर मुस्लिम बसते हैं, हमारे सिख काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, KPK के अंदर बहुत ज़्यादा है, पख्तूनख्वा में, स्वात में, बाजवाड़ में रहते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी हमारे हुकाम हैं, पुलिस है, उनको इस अमर का एहसास दिलाया जाए, सेंसिटाइज़ किया जाए कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे बस रहा है, किसी भी मज़हब से, किसी भी अक़ीदे से उसका ताल्लुक़ है, उसको वो बराबर का शहरी समझें। ये नहीं हो सकता जो एतज़ाज़ एहसन साहब ने की बड़ी मशहूर नज़म भी है कि माँ एक धरती की तरह होती है, या धरती माँ की तरह होती है, और उसमें वो किसी में बच्चों में तमीज़ नहीं कर सकती, है ना। तो यही आइन भी यही कहता है, आम आपकी इस्लाम भी यही कहता है। तो लिहाजा वी हैव टू मेक श्योर कि उस पर कानून पे अमल दरामद हो। ख़ास तौर पे हमारी पुलिस फोर्स जो है उनसे कई मरतबा ज़्यादतियाँ होती हैं, और जो ये लोग अब वापस आए हैं हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि इनको दोबारा हम गले लगाएं, और हुकूमत जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ जाएँ ताकि इनकी जो शिकायत थी उनसे पहले उसका कोई मदावा हो सके। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनकी प्रोटेक्शन की सेफ्टी जो है इसको मेक श्योर किया जाए, और सिर्फ किसी अक़लियत की बात नहीं है, तमाम पाकिस्तानी को बहैसियत पाकिस्तानी तमाम हुकूक जो है वो मिलने चाहिए। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अतहर मिनहल्ला ने इस्लामाबाद की जो तमाम मातहत अदालतें हैं उनके फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया है। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी और क्या वाकई ये ज़रूरी है और ये होना चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। क्या आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अजियत बन चुकी है? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। यह है राइजिंग पाकिस्तान, जो देखा जाता है खैबर कराची था इंग्लिस्तान। इसमें होती है सेहत की बात डॉक्टर नौशीन और ट्रेनर्स काशिफ और तहमीना के साथ। यहाँ होती है सैर कहकशाओं समंदरों से लेकर साइंस, फिजिक्स और शहजादों और परियों के देश की। गुड न्यूज सेगमेंट में सबीन, रेबेका और फातिमा से होती है फील गुड मुलाकात। म्यूजिक, फिल्म, कोर्ट कचहरी और इंटीरियर्स के माहिरीन होते हैं आपके साथ। इसके अलावा रोजाना आपकी मुलाकात होती है एक सरप्राइज गेस्ट से। सो ये है राइजिंग पाकिस्तान के लिए राइजिंग पाकिस्तान। दो 2015 से लेकर 2020 तक इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं उनका ऑडिट कराने का, फोरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया। इस सिलसिले में हाई कोर्ट की तमाम जो ब्रांचेस हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड 12 सितंबर तक रजिस्ट्रार ऑफिस को फराहम करना जो है वो इसका हुक्म दिया गया है। अब सवाल ये है इम्तियाज साहब के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि अंदरूनी जो ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, वो तो होता है हर साल, तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट आज़ादाना ऑडिट की ज़रूरत थी, आप समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इसको वेलकम करना चाहिए, ये खुशाइन बात है। हुआ ये था कि
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जी। पावर शायद उनके जहन में कुछ ज़्यादा चली गई थी। उससे पहले ये हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान किया करते थे। ठीक। और वो ऑडिट जाता था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। नहीं, पार्लियामान में एक कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो वो उसका जायज़ा लिया करते थे, उस पर बहस मुबाहिसा होता था। सही। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए तो उन्होंने ये सिलसिला मुनक़ते करवा दिया। सही। अब फिर गुज़िश्ता 10 बरसों में जो हालात हमने देखे हैं अदलिया के अंदर, उस पे इल्ज़ामात भी आए हैं, सियासी तैनातियाँ भी हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ लोग थे वो मुतनाज़े बन गए। तो शायद अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये जो हुक्म दिया है उसका मकसद ये है, एक पैगाम है कि अदलिया कानून से, आइन से बालातर नहीं है। जज भी और जज के नीचे जितना भी पैराफर्नेलिया है वो भी उनका भी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, यानी उनकी कारकर्दगी को जांचना चाहिए, किस बुनियाद पे वो आए हैं अदालत में, वहाँ पे तैनाती हुई है और वो कर क्या रहे हैं, तो ताकि अगर कोई सवालात या कोई एतराज़ात हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो कल हुक्म दिया गया है फोरेंसिक ऑडिट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मातहत अदालतें हैं उनके लिए, क्या आप भी एग्री करते हैं इससे? आपको भी लगता है बहैसियत कानूनी माहिर के ये होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। हुआ ये था कि 2010 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट के नतीजे में ये अदालत वजूद में आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उसके बाद यहाँ ऐसा हुआ कि 2011 से लेकर 2014 तक का जब ऑडिट किया गया, इंटरनल ऑडिट, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आई। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि जो अपॉइंटमेंट थी वो इलीगली की गई थी, कानून के मुताबिक नहीं की गई थी। इसके अलावा बहुत सारी फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज भी थी और बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें पैरास थे, ऑडिट पैरास, जो इंतहाई काबिल एतराज थे और जिसका कोई जवाब आज तक दिया नहीं गया। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि नीचे तो जब हाई कोर्ट में आया तो रिटें खारिज हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैं कॉन्सर्न था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया गया था और वहाँ ये मामला देर बहस आया। तो उसमें 2 साल की उस मुसलसल कोशिश जो मैंने की, उसके नतीजे में ये हुआ कि एक हिस्सा जो था, जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स वाला था, वो तो तस्लीम कर लिया गया और उसके नतीजे में ये हुआ कि उन्होंने ये अपने पैरे में लिखा, जजमेंट में लिखा कि जो ऑपरेटिव पार्ट था कि ये चेरी पिकिंग हुई है। अदलिया के जो चीफ जस्टिस साहबान थे उन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब किया है चेरी पिकिंग करके, और इसमें कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। उसके नतीजे में 2 रेफरेंसेस दायर हुए, एक तासी साहब के खिलाफ था और दूसरा जो थे इकबाल हमीदुर रहमान, जो उस वक्त चीफ जस्टिस उनसे पहले थे, जिनके अदवार में युवा था। तो वो चीफ जस्टिस जो इकबाल हमीदुर रहमान थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन कासी साहब जो थे वो डट गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने भी काफी सारे, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, मुझसे काफी सारे काम करवाए थे गैर कानूनी, इसलिए वो मुझे निकाल नहीं सकते। हमने मुसलसल सारा साल कोशिश की उनके खिलाफ, मैंने बतौर प्रेसिडेंट के, कि जनाब ये रेफरेंस डिसाइड करें, और इससे यानी वो पूरी कोशिश के बावजूद वो रेफरेंस डिसाइड ना हुआ और अल्टीमेटली उन्हें जब फारिग होने वाले थे तो उन्हें बरी कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अतर मिनल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये इक़दाम इंतहाई काबिल तहसीन है, क्योंकि ऑडिट हर सूरत में फॉरेंसिक होना चाहिए, ताकि जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें जो है लोगों के सामने आए, और लोगों के सामने जो इंसाफ देने वाले हैं, अगर वो खुद अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे, अपने मामलात को सही तरीके से नहीं चला रहे, तो मैं समझता हूँ फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे एस्टेब्लिश किया जा सके, और लोग जो है वो काबिल तहसीन नजरों से देखें कि जी हमारा आज़ादी निज़ाम जो है वो उसमें ये ताकत मौजूद है और सलाहियत मौजूद है कि वो हर यानी जो इर्रेगुलरिटी है और कानून की खिलाफ वर्जी उसे पकड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? जी, मेरे को उन्होंने एंडोर्स ही किया, उन्होंने भी मोरलेस यही कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया है, और इससे एक पैगाम जा रहा है तमाम अदालतों को कि
कानूनी इदारे भी कानून से बालातर नहीं हैं, दे शुड बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी उनकी भी होनी चाहिए। और शायद चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको इस अमर का भी एहसास है कि एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी आला तरीन अदलिया दूसरे इदारों की खामियों की निशानदही कर रही है, उन पे उंगलियां उठा रही है, जैसे जस्टिस गुलजार अहमद साहब हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम, उन्होंने भी काफ़ी हुकूमत की भी सरजनिश की है मुख्तलिफ मामलात पे। कराची में भी बड़ा उन्होंने सरगर्मी से, जब अभी सैलाब आए थे तो अपने काफ़ी रिमार्क्स दिए इस नौयत के कि हुकूमतों को ज़रा फिर अलर्ट होना पड़ा है। सो उन्होंने ये भी कहा कि हमें 120 अदालतें चाहिए, 120 नई एहतसाब अदालतें, उस पर काम भी हो रहा है। और उनका बुनियादी तौर पे ये कहना है कि अगर अदालतें आ जाएंगी तो इससे जो बैकलॉग है केसों का, जो ज़ेर अल्तवा केस हैं, वो जल्दी से निमट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कानून की तब्दीली की तरफ कोई इशारा नहीं किया है। उसी के तहत आपको पता है कि कानून एक और भी इस वक्त जो ज़ेर बहस है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। मैं उसी की तरफ आप मेरा ख्याल है वो पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, PMLN के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साहबजादे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, जिनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने से पहले रोक लिया गया और उनको ऑफलोड कर दिया गया जहाज़ से। और इल्ज़ाम जो है वो ये लगाया गया नैब की तरफ से LNG सप्लीमेंट्री रेफरेंस में उनका भी नाम है दीगर 5 मुल्ज़िमान के साथ। अब सवाल ये, और 22 सितंबर को उनको तलब भी किया गया है नैब की तरफ से ना, तो बेसिकली इम्तियाज़ साहब ये LNG का गैर कानूनी ठेका दिए जाने का मामला है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो ज़ाहिर है बतौर अवामी ओहदेदार के उनका नाम है, लेकिन ये जो है इनको रोका जाना, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, इनको क्यों रोका गया? जी बिलाशुबा ये प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं। और उस वक्त से इन्होंने कोई तकरीबन 4-5 बरस तक, इल्ज़ाम ये है, अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये रेफरेंस बनाया हुआ है कि जितने रुकूम कोई 110 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आए हैं, उसका सोर्स नहीं है। इनसे ये पूछा गया, क्योंकि बुनियादी तौर पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाले काम कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अकाउंट में 2015 से 2019 तक कोई 1.5 अरब रुपए उनकी ट्रांजैक्शन हुई। कोई 10 अकाउंट्स हैं मेरा ख्याल है, उसमें उन अकाउंट्स में से कोई 1.1 अरब या समझे कि 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो हैं वो शायद खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए। और इनको कई मरतबा बुलाया गया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, उनसे तफ्तीश की गई कि आप बताइए कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, उन्होंने मुख्तलिफ डॉट्स मिलाए हैं कि कौन सी रकूम कहाँ से निकली और कहाँ पहुँची हैं। तो उनके मुताबिक एक ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका था, इसको बफरिंग भी कहते हैं, कि मुख्तलिफ अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर किसी हद तक असल हकीकत जो है वो महव हो जाती है, पता नहीं चलता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। सही। अच्छा इम्तियाज़ साहब, 22 सितंबर को चूँकि उनको तलब किया गया था तो ये ज़ाहिर है उनको मालूम था, और उससे पहले इस तरह से जाना, अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है और वो समझते हैं कि वो इसमें मुलविस नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको जाना चाहिए था, फेस करते चले जाते। देखिए वो तो अब उनकी सवाबदीद है, अगर उन्होंने सोचा होगा, हमें मालूम नहीं है कि आया वो अपनी 22 सितंबर की पेशी से यहाँ बचना चाह रहे थे या अपना उनको, क्योंकि बहरहाल फैमिली का बिजनेस है, यहाँ भी उनका कोई पानी की बॉटलिंग का भी बिजनेस है, कोई और छोटा मोटा कारोबार तो उनके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस केस को भी साबित कर पाएगा कि नहीं। डॉट्स उन्होंने सारे मिला लिए, मनी ट्रेल शायद अब्दुल्ला खाकान अब्बासी नहीं दे सके, और वो ट्रेल अगर मिलती है तो उनके वालिद साहब यानी शायद खाकान अब्बासी साहब के अकाउंट्स के साथ मिलती है कि एक ही दिन पे एक मखसूस अमाउंट है वो एक अकाउंट से निकलता है, एक दिन के बाद तो दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है। तो अब उनका चैलेंज ये, और इस किस्म के अगर काम हुआ है, चूँकि बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम ये था कि 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे LNG के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में और उनके जो रेट्स थे चूँकि बहुत ज़्यादा थे उसमें गड़बड़ की गई है। इस जो रेफरेंस है उसमें इल्ज़ाम ये है। अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो प्रोसिक्यूटर वगैरह किस हद तक अपना केस प्लीट कर पाते हैं,
हमें नहीं मालूम, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत सारे केसेस ख़राब किए जो इल्ज़ाम भी फिर नैब के ऊपर जाता है। नैब के ऊपर इसलिए आता है कि बहुत सारे प्रोसिक्यूटर्स का ये बताया गया है कि वो खुद मिल जाते हैं इधर उधर, या केस खुद जानबूझ के ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से 2-2 साल 3-3 साल तक केस चलते। देखे ना आहत चीमा साहब का केस लाहौर डेवलपमेंट और अगर बाद में आपने केस छोड़ ही देना है तो फिर इतने साल जो वो उनके केसेस चलते रहते हैं, एक तो वक्त ज़ाया होता है, फिर जो उनकी तजलील होती है ज़ाहिर है उस पर फिर नैब के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। और उसमें एक्चुअली नैब को भी बल्कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने जुलाई में मेरा ख्याल ऑब्जर्वेशन दी थी कि जी ये कैसा कानून है, आपके कानून के तहत 30 दिन में केस का फैसला होना चाहिए, जबकि अभी तक 2001, 2, 3, 4, 5, 6 के केसेस नैब के तहत ज़ेर इल्तवा हैं। इसी वजह से नैब के कवानीन में तरमीम की बार बार बात की जाती है, लेकिन इसके ऊपर जो है कोई हतमी फैसला आज तक नहीं हो पाया। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये केस जो है ये किस तरह से आगे बढ़ता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मिशेल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।